नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 2 दिन की बैठक जारी। 5% और 18% के 2 स्लैब के प्रस्ताव पर होगा विचार। ऑटो, इंश्योरेंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसी सेक्टर्स को बड़ी राहत की उम्मीद। क्रिटिकल मिनरल्स की रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के लिए हो सकता है इंसेंटिव स्कीम का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में मिल सकती है मंजूरी। बाजार में आखिरी घंटों में शानदार तेजी। दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ बाजार। मेटल, फार्मा शेयर्स में अच्छी खरीदारी। बैंक निफ्टी नीचे से करीब 1% चढ़कर बंद। मारुति सुजुकी ने लॉन्च की 5 स्टार रेटिंग वाली नई एसयूवी विक्टोरियस। लेटेस्ट फीचर से लैस Hyundai क्रेटा, टाटा नेक्सॉन, किया सेल्टॉस, वॉक्सवैगन टाइगन जैसी कारों से होगा मुकाबला। सेमिकॉन इंडिया 2025 में आज दूसरे दिन भी प्रधानमंत्री मोदी ने लिया हिस्सा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर बनाए गए प्रोडक्ट्स देखे, जानकारों से भी की बातचीत। दिल्ली एनसीआर में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। खतरे के निशान के ऊपर बह रही है यमुना। आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। पंजाब के सभी 23 जिलों में बाढ़ से हालात गंभीर। मान सरकार ने राज्यों को आपदा प्रभावित घोषित किया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी कई जगह लैंडस्लाइड से बिगड़े हालात। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जीएसटी रिफॉर्म की। तो इकोनॉमी और बाजार के लिए आज डी डे है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जिस दिवाली गिफ्ट की बात की थी, उसे जमीन में उतारने की शुरुआत हो चुकी है। आम आदमी को राहत और इकोनॉमी को टॉनिक देने के मकसद से जीएसटी काउंसिल की 2 दिनों की बैठक जारी है। ट्रम्प टैरिफ, डिमांड स्लोडाउन, जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच ये बैठक काफी अहम है। इसमें नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की नींव रखने की कोशिश होगी। सो जीएसटी रिफॉर्म से जुड़ी सभी पहलुओं पर हमारी बारीकी से नजर है। हमारे सभी रिपोर्टर आपको पल पल का अपडेट लेकर आ रहे हैं। और अब सीधा जुड़ते हैं हमारे साथ। अब लाइव आ गए हैं आलोक प्रियदर्शी और असीम मनचंदा। तो आलोक, सबसे पहले आपके पास आएंगे और जानना चाहेंगे, इस वक्त आप सुषमा स्वराज भवन के बाहर मौजूद है। फिलहाल क्या कुछ चल रहा है काउंसिल में, किन मुद्दों पर बातचीत जारी है, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर यहाँ पर गंभीर चर्चा हुई है। कई सारे प्रेजेंटेशन हुए हैं। ये भी बताया गया है कि करीब 1990 करोड़ रुपए का लॉस राज्यों को होगा अगर हम हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर एग्जम्पशन कर देते हैं जीएसटी का। तो लेकिन इन तमाम प्रपोजल्स और तमाम डिस्कशन के बावजूद भी हमें जो सूत्र बता रहे हैं कि अभी तक हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी हटाने को लेकर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। अभी इसमें शायद वक्त लगेगा, क्योंकि आज जो भी चर्चा हो रही है उस पर ज्यादातर डिस्कशंस हो रहे हैं। कुछ फैसले जिसमें जो ईज ऑफ डूइंग से रिलेटेड और कंप्लायंस से रिलेटेड है, उस पर जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि उस पर हुए हैं। जैसे खास तौर से अगर कहें ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन वाली 3 दिनों के अंदर जो ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, उस पर उसको हरी झंडी जीएसटी काउंसिल में दे दी गई है, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। स्पेसिफिकली ये भी जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे आलोक, कि जीएसटी रेट कट के बाद कौन कौन से प्रोडक्ट है जो सस्ते हो जाएंगे? बिल्कुल, देखिए, जीएसटी रेट कट के बाद करीब 174 आइटम सस्ते होने हैं, जिसमें खासतौर से एसेंशियल आइटम से लेकर और जितने भी रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हैं वो सारी सस्ती होने वाली हैं। इसके अलावा जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हैं वो 28% की दर से घटकर 18% में आ जाएंगे, ये भी सस्ते होंगे। सीमेंट पर 28% है, वो भी 18% पर आएगा, ये भी सस्ता होगा। इसके अलावा जो रेडीमेड कपड़े हैं वो 2500 रुपए के नीचे तक के कम है, तो उस पर जीएसटी 5% होगा। फुटवियर जो 2500 रुपए नीचे है उस पर भी जीएसटी अभी 12% लगता है, वो 5% हो जाएगा। टेक्सटाइल सेक्टर के बहुत सारे आइटम्स हैं, उस पर भी जीएसटी 5% लगाया जाएगा। खाने पीने की चीजें हैं, उस पर भी ज्यादातर चीजों पर अब
5% जीएसटी लगे, कुछ पर पहले 12% या 18% जीएसटी हुआ करती थी, लेकिन जितने भी पैक्ड आइटम है फूड के, नमकीन से खाकरा और बटर, घी, देसी पनीर, छेना वगैरह सब 5% के रेट पे आ जाएंगे। तो ये तमाम चीजें हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो कारों पर भी जीएसटी के दरों में कटौती होने की संभावना है। जो भी 28% जीएसटी लगता था छोटी कारों पर, वो अब 18% पर लगेगा। तो इस तरह के बहुत सारे आइटम्स हैं जिस पर दरों में कटौती की उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल, जिस तरह से आलोक बता रहे थे, करीब करीब 175 आइटम्स है जो सस्ती हो सकती है। अब सीधा जुड़ते हैं असीम से, और असीम आपसे जानना चाहेंगे जीएसटी की बैठक में कृषि सेक्टर के लिए किस तरह की सौगात देखने को मिल सकती है। दीपाली, वैसे तो यहाँ पर किसी न किसी सेक्टर को कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन किसानों को भी यहाँ पर बहुत कुछ मिलने का अनुमान है। खासतौर पे कि जब ये ट्रैक्टर्स हैं उनके ऊपर 12% के आसपास जीएसटी लगता है, लेकिन इसको घटा करके 5% करने का प्रस्ताव है। इसके साथ साथ जो ट्रैक्टर्स के पार्ट्स हैं, ट्रैक्टर के टायर ट्यूब्स हैं, उनके ऊपर भी जीएसटी में कटौती आपको देखने को मिल सकती है। फर्टिलाइजर अभी 12% के स्लैब में आते हैं, उनको घटा करके 5% के स्लैब के अंदर किया जा सकता है। इसके साथ साथ बायोस्टिमुलेंट के ऊपर भी आपको कटौती देखने को मिल सकती है। जो बीज टिलर है या थ्रेशर्स है, उनकी कीमतों में भी कटौती आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकती है। इरिगेशन को सरकार बढ़ावा देना चाहती है, तो इरिगेशन से जुड़े हुए जितने भी माइक्रो इरिगेशन के स्प्रिंकलर, नोजल्स, प्रोसेसर्स हैं, उनको भी यहाँ पर 12% के स्लैब से घटा करके 5% स्लैब में करने की तैयारी है। ये भी बता दूं कि किसानों को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, लेकिन अगर यहाँ पर जीएसटी में कटौती देखने को मिलती है तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में उनकी लागत कम होगी, जिससे कि उनकी कमाई बढ़ने का भी अनुमान। जी, शुक्रिया असीम और शुक्रिया आलोक आपका भी। आप दोनों ही इस बैठक पर नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो जीएसटी रिफॉर्म से आम लोगों को क्या फायदा होगा और राज्य से लेकर केंद्र सरकार की कमाई पर इसका क्या असर होगा, इसी पर ही होगी आज आवाज अड्डा में खास चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर देखिए। चलिए, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। आज कैबिनेट की बैठक में क्रिटिकल मिनरल्स पर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सरकार क्रिटिकल मिनरल्स की रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव स्कीम का ऐलान कर सकती है। ज्यादा डिटेल्स के साथ अब जुड़ गए हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या जानकारी मिल रही है, कौन सा बड़ा फैसला क्रिटिकल मिनरल्स रिसाइकलिंग को लेकर कैबिनेट में लिया जा सकता है? देखिए, कैबिनेट के जो फैसले हैं संभावित, उसमें उसको अगर आप देखें हाल की घटनाओं से, तो आप ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। दरअसल चीन ने जिस तरीके से रेयर अर्थ मिनरल के एक्सपोर्ट पर शिकंजा कस दिया था, तो हमारे यहाँ ऑटो कंपनियाँ हों, मोबाइल बनाने वाली कंपनियाँ हों, स्पीकर बनाने वाली कंपनियाँ हों, उन सबको बड़ी दिक्कत हो गई थी, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल जो है वो मिलना मुश्किल हो गया था। तो अब सरकार जो है रेयर अर्थ मिनरल के लिए एक खास इंसेंटिव स्कीम ला रही है। इसके तहत जो भी ऐसे क्रिटिकल मिनरल का इस्तेमाल अभी अलग अलग प्रोडक्ट में किया जा रहा है, प्रोडक्ट जब खराब हो जाएगा तो उस मिनरल को रिसाइकिल किया जा सके। रिसाइकिल कर देंगे तो रिसाइकिल करके फिर उसका इस्तेमाल कर सकेंगे, तो इंपोर्ट पर निर्भरता खत्म हो जाएगी, या फिर कह सकते हैं कम हो जाएगी। तो इसके लिए सरकार एक इंसेंटिव स्कीम तैयार की है, जिसको आज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलने की संभावना है। इसमें शुरू में तो ऐसे 1500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, लेकिन आगे चल के रकम बढ़ाई जाएगी। 5 साल के लिए इंसेंटिव स्कीम होगी। इसके तहत कॉपर हो, लिथियम हो, निकल हो, कोबाल्ट हो, रेयर अर्थ मिनरल्स हो, इन सब को रिसाइकिल करने वाली इंडस्ट्री को सरकार जितनी ज़्यादा रिसाइकिल करेगी इंडस्ट्री, उतना ज़्यादा इंसेंटिव देगी। तो इस लिहाज से ये फैसला कैबिनेट में जो प्रस्तावित है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आज शाम में इस पर अंतिम मंजूरी मिलने की संभावना है। जी, शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं शेयर बाजार की। बाजार में आज आखिरी घंटों में शानदार तेजी देखने को मिली। आखिरी घंटों में बाजार ने निचले स्तर से रिकवरी की। मार्केट की पूरी डिटेल्स बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन फाइनली बाजार में अच्छी खासी रिकवरी आज के सत्र में हमें आती हुई दिखाई दी है। निफ्टी की बात कर ली जाए, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप्स और स्मॉल कैप चारों ही जगह पे, चारों ही फ्रंट में, यानी कि अगर हम समझे तो ब्रॉडर मार्केट में जो बुल्स का जोश है वो हायर साइड में जाता हुआ दिखाई दिया है। अब देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। सेक्टर स्पेसिफिकली बात करी जाए तो मेटल शेयर्स में अच्छी खासी चमक देखने को मिली है। स्टॉक के लिहाज से टाटा स्टील, हिंडाल्को, साथ ही साथ JSW स्टील और कोल इंडिया में अच्छे खासे हमें गेन्स देखने को
मिले। देखने की पेन कहां पे देखने को मिला है, इन्फोसिस, नेस्ले इंडिया, एचडीएफसी लाइफ और विप्रो आज थोड़े प्रेशर के साथ बंद हुए हैं। इनफैक्ट आज पूरे ही आईटी पैक में हमें एक जो बियर्स का जोश है वो आता हुआ दिखाई दिया। बात करते हैं कि मिड कैप के ऐसे कौन से शेयर्स हैं जिनमें बढ़त देखने को मिली है। सेल, सुंदरम फाइनेंस, पूनावाला फिनकॉर्प और येस बैंक में अच्छे खासे गेन्स रहे हैं और कुछ शेयर्स में से खबरों के लिहाज से भी काफी ज्यादा बजिंग थे आज के सत्र में। लूजिंग पॉकेट में फिनिक्स मिल्स, एमआरएफ, एबी फैशन एंड रिटेल और साथ ही साथ इंडस्टार यहाँ पे खबरों के लिहाज से भी एक दमखम था, जिसके बाद यहाँ पे सेकेंड हाफ में गिरावट देखने को मिली है। वहीं आज बाजार की नजर मेटल शेयर्स पर भी रही। आखिर क्यों दौड़ रहे हैं मेटल शेयर्स, बता रहे हैं यतिन मोहता। स्टील की बात करें तो सीएलएसए को लगता है कि जिस हिसाब से चाइना में कैपेसिटी कम करने का निर्णय वहाँ की सरकार ने लिया है, उसको जिस हिसाब से कैपिंग लगाने की कोशिश की है, उससे ग्लोबल सप्लाई जो है स्टील का कंट्रोल में रहेगा और इसके कारण ग्लोबली स्टील के दामों में स्थिरता आती हुई नजर पड़ेगी। इनफैक्ट स्टील का उत्पादन लगभग 50 मिलियन टन घटने का अनुमान है चाइना में सीएलएसए के अनुमान के हिसाब से, और करीब करीब कैलेंडर ईयर 25 में 8.5% तक स्टील का उत्पादन आपको चाइना में कम होता हुआ नजर पड़ेगा। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो अगर ये प्रोडक्शन कट वाकई में हो जाता है तो ग्लोबली 4 से 8% के बीच आपको स्टील के दाम में इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ेगा और मुनाफे में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता हुआ नजर पड़ेगा। इसी तर्ज पे कोटक की भी एक सिक्योरिटीज़ की भी एक रिपोर्ट है जहां उन्होंने कहा है कि जो एचआरसी के दाम है यहाँ महीने दर महीने लगभग 2% का मोमेंटम देखने को मिला है। और अगर हम इम्पोर्टेड स्टील की बात करें तो अभी भी इम्पोर्टेड स्टील जो है 7 से 8% महंगा है घरेलू स्टील के मुकाबले, तो एक हेडरूम है प्राइस इंक्रीज का। और ऑलरेडी हमने देखा है कि सितंबर में बातें हो रही हैं कि एचआरसी की कीमतें बहुत ही जल्द बढ़ सकती हैं, जो हॉट रोल्ड कॉइल जिसको बोलते हैं, और दूसरे विविध प्रकार के जो बार्स हैं, स्टील के प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ भी आपको एक मोमेंटम आता हुआ नजर पड़ेगा। तो ये बात स्टील की हुई, लेकिन कमोडिटीज़ की बात करें तो पिछले एक महीने में काफ़ी अच्छा मोमेंटम दूसरे बेस मेटल में भी आया है, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम 2-2.25% की तेज़ी है, जिंक में पिछले 30 दिनों में 4% का मूव है, और आयरन ओर भी अभी स्टेबल होकर लगभग 2% ऊपर ही दिखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो कॉपर, एल्यूमिनियम के स्टॉक्स हों, सब जगह आपको थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिल रहा है। जेन स्ट्रीट याद है आपको? जी हां, वही जेन स्ट्रीट जिसने भारतीय बाजार में वीकली एक्सपायरी के दिन भारी उतार चढ़ाव के लिए हाल में सेबी के पास करीब 5,000 करोड़ रुपए की रकम जमा कराई है। जेन स्ट्रीट एक बार फिर सुर्खियों में है। जेन स्ट्रीट ने पूरे वॉल स्ट्रीट में सभी पुराने दिग्गज बैंक्स को पीछे छोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बना दिया है। क्या है ये रिकॉर्ड, बता रही हैं श्रेया। देखिए, जेन स्ट्रीट ने ट्रेडिंग वर्ल्ड में नया हिस्ट्री बना दिया है। तो खबर क्या है, एक ही क्वार्टर में जेन स्ट्रीट की रेवेन्यू रही $10 बिलियन के पार निकल के, जो कि एक बड़ा नंबर है। अब 2025 की सेकेंड क्वार्टर में नंबर देखा गया, जेन स्ट्रीट की ट्रेडिंग इनकम $10.1 बिलियन हो गई, और अगर आप देखेंगे तो 6 महीने में इनका रेवेन्यू 17.3 बिलियन तक पहुंच गया है। तो एक ही साल में उनकी जो ट्रेडिंग इनकम है वो लगभग डबल हो गई है जेन स्ट्रीट की। और सबसे बड़ी बात कि जेन स्ट्रीट ने बड़े दिग्गज को पिछाड़ा, जो कि आप भी मेंशन कर रहे थे, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े बैंक्स को पीछे छोड़ दिया। आपके सामने भी आंकड़े आएंगे और वो नंबर्स होगा स्क्रीन पे, जब जेन स्ट्रीट ने कितने नंबर से, जेपी मॉर्गन की Q2 ट्रेडिंग इनकम आप देखें तो $8.9 बिलियन रही, गोल्डमैन सैक्स की $7.8 बिलियन, मॉर्गन स्टैनली 5.9 और सिटी ग्रुप भी 5.9। वही जेन स्ट्रीट 10.1 बिलियन का आंकड़ा रहा। तो सबसे बड़ा आंकड़ा जेन स्ट्रीट की तरफ से आता हुआ नजर आया है। अब सबसे बड़ा सवाल कि ये प्रॉफिट जेन स्ट्रीट को मिला कैसे। तो टैरिफ वॉर के चलते जो वोलेटिलिटी हमें देखने को मिली मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में, इनफैक्ट उसका सबसे बड़ा फ़ायदा जेन स्ट्रीट ने उठाया और ट्रेडिंग में ये इनकम उन्होंने हासिल की है। लेकिन जितनी अच्छी पिक्चर दूर से दिखती है उतनी है नहीं। जेन स्ट्रीट के पास कई चुनौतियां भी है और सबसे बड़ी चुनौती भारत की तरफ से है। सेबी ने जेन स्ट्रीट पे इल्ज़ाम लगाया था मार्केट मैनिपुलेशन का, और जिसके बाद सेबी के ऑर्डर के बाद उनको करीब 5,000 करोड़ का एस्क्रो अकाउंट में उनको पैसे भी ट्रांसफ़र करने पड़े। लेकिन सवाल ये कि जेन स्ट्रीट जहां एक तरफ बिलियन में प्रॉफिट कमा रही है, वहीं दूसरी तरफ उन पर मैनिपुलेशन के इल्ज़ाम भी लगते हैं। अब ऐसे में क्या जेन स्ट्रीट की कमाई इसी रफ्तार से बढ़ेगी, एक स्लो डाउन भी होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जेन स्ट्रीट ने ट्रेडिंग वर्ल्ड में एक बड़ा नाम कमाया।
चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सेमिकॉन इंडिया 2025 की, जिसमें आज दूसरे दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर बनाए गए प्रोडक्ट्स देखे और साथ ही जानकारों के साथ बातचीत भी की। आपको बता दें, कल ही प्रधानमंत्री ने सेमिकॉन का उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सेमीकंडक्टर इस सदी के लिए हीरा साबित होगा। उन्होंने बताया कि सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है, जहां राज्यों और केंद्र से जरूरी मंजूरी एक साथ मिल जाएगी। सेमिकॉन इंडिया की शुरुआत 2021 में की गई थी और आज 4 साल बाद भारत में कई सेमीकंडक्टर प्लांट हैं और 10 सेमीकंडक्टर प्लांट पाइपलाइन में है। और आपको बता दें, इन पर 1.5 लाख करोड़ का निवेश होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ को लेकर भारत पर निशाना साधा है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ इसलिए लगाया क्योंकि लंबे समय तक दोनों देशों के बीच एक तरफा रिश्ता था। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत अमेरिकी सामानों पर 100% टैरिफ लगाता है, यह दुनिया में सबसे ज्यादा है। ट्रंप ने उदाहरण देते हुए बताया कि अमेरिकी कंपनी हार्ले डेविडसन भारत में मोटरसाइकिल नहीं बेच पा रही थी क्योंकि भारत ने 200% टैरिफ लगाया हुआ था। इस वजह से कंपनी ने भारत में एक ही प्लांट लगाया, जिससे अब उसे टैरिफ नहीं देना पड़ता। We get along with India very well, but India has, you have to understand, for many years it was a one-sided relationship. Only now since I came along, and because of the power that we have with tariffs, India was charging us tremendous tariffs, about the highest in the world. They were about the highest in the world, number one. And we therefore weren't doing much business with India, but they were doing business with us because we weren't charging them. Foolishly, we weren't charging them. So they would send in massive, everything they made, they'd send it in, pour it into our country. Therefore, it wouldn't be made here, which is a negative. But we would not send in anything because they were charging us 100% tariffs. And, I'll give you an example. Harley Davidson. Harley Davidson couldn't sell into India. There was a 200% tariff on a motorcycle. So what happens? Harley Davidson went to India and built a motorcycle plant. And now they don't have to pay tariffs. Same thing as us. चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। जब आप लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपका क्रेडिट स्कोर देखा जाता है। तो क्या है ये क्रेडिट स्कोर और इसका पूरा प्रोसेस क्या रहता है? आज कंज्यूमर अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। शाम 5:57 पर क्रेडिट स्कोर रहेगा प्योर, जरूर देखिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मारुति सुजुकी ने अपनी नई और दमदार मिड साइज एसयूवी विक्टोरिस को लॉन्च कर दिया है। इस एसयूवी को ब्रेजा और ग्रैंड विटारा के बीच में प्लेस किया गया है। 5 स्टार रेटिंग वाली ये एसयूवी तमाम लेटेस्ट फीचर्स से लैस है और इसका मुकाबला Hyundai क्रेटा, टाटा नेक्सॉन, किया सेल्टोस और Volkswagen टाइगुन जैसी कारों से होगा। तो कैसी है मारुति की नई नवेली विक्टोरिस, बता रही हैं दीपाली राणा। मारुति ने अपनी ऑल न्यू एसयूवी विक्टोरिस को लॉन्च कर दिया है और इसकी पोजीशनिंग एज एक्सपेक्टेड ब्रेजा और विटारा के बीच में की गई है, लेकिन कंपनी इस गाड़ी के थ्रू यंग कस्टमर्स को टारगेट कर रही है, इसीलिए टेक लोडेड भी है और सेफ्टी लोडेड भी है। अगर आप डिजाइन भी देखेंगे तो काफी स्लीक डिजाइन इसको दिया गया है। इसका अपराइट हुड है, स्लीक हेडलैम्प्स मिलते हैं आपको, ऑप्टिमल बीम हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, स्लीक ग्रिल फ्रंट में मिलती है, ब्लैक क्लैडिंग जो इसको एसयूवी फील देती है वो गाड़ी के चारों तरफ दिखाई देगी। इनफैक्ट 18 इंच के व्हील्स इसमें मौजूद है। इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आप इसका साइड प्रोफाइल देखेंगे तो ये आपको काफी लंबी गाड़ी दिखाई देगी। ये जो बेल्ट है वो भी एंड तक स्ट्रेच्ड है। 10 कलर ऑप्शंस में ये मिल रही है। डुअल टोन कलर ऑप्शन भी इसके साथ दिया गया है। पीछे की तरफ दिखाएं तो सिमिलरली जो स्लीक डिजाइन थीम है वो पीछे की तरफ भी कैरी फॉरवर्ड होती हुई दिखाई देती है। ये आपको मल्टीपल स्क्वायर डिजाइन के एक कनेक्टिंग एलईडी टेल लाइट्स दिखाई देगी। यहाँ पर विक्टोरिस की लेटरिंग मौजूद है। 5 सीटर एसयूवी है, लेकिन बूट स्पेस काफी ज्यादा आपको इसमें मिलेगा और इनफैक्ट ये गाड़ी आपको पेट्रोल में मिल रही है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में मिल रही है और सीएनजी में मिल रही है। सीएनजी के साथ खास बात यह है कि कंपनी ने अंडर बॉडी सीएनजी टैंक दिया है ताकि जो आपका बूट स्पेस है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, यानी पेट्रोल के मुकाबले सीएनजी विक्टोरिस में आपको सिमिलर बूट स्पेस से मिलने वाला है। सिर्फ 10-20 लीटर की कमी रह सकती है। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में मौसम के मिजाज की। दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यमुना नदी खतरे के निशान के 2 मीटर ऊपर बह रही है। इससे दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। लगातार बारिश की वजह से सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर गया है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और साथ ही राहत कार्य में जुटा हुआ है।
तो यमुना नदी में उफान का असर निचले इलाकों में कैसा है, इसका जायजा लिया संवाददाता जावेद ने। दिल्ली में यमुना अपने उफान पर है और यमुना के उफान का असर किस तरह से निचले इलाकों में देखा जा रहा है उसकी तस्वीर दिखाने के लिए हम मौजूद हैं वासुदेव घाट पर। वासुदेव घाट ISBT पर है जिसका साल 2024 में पुनर्विकास किया गया था और यहां अब आप तस्वीर देखिए, आपको यमुना और वासुदेव घाट में फर्क करना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। आप ये तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से जो वासुदेव घाट है वो पूरी तरह से लबालब पानी में भर गई है, नदी में तब्दील हो गई है और ये लग रहा है कि जो यमुना का दायरा है वो बेहद बढ़ गया है। आम लोगों की आवाजाही कल से ही यहां पर बंद है क्योंकि खतरा इस जगह पर बहुत ज्यादा है। अभी आप जहां मैं खड़ा हूं ये घुटनों तक यहां पर पानी है, अगर और आगे की तरफ जाएंगे तो ये गहराई और ज्यादा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो निचले इलाके हैं दिल्ली में वहां की क्या सूरत हाल होगी। आपको बता दें कि यमुना के किनारे तमाम एहतियात बरती जा रही है। इसी वासुदेव घाट पर जो मुख्य द्वार है वहां पर सैंडबैग लगाए गए हैं ताकि पानी रिंग रोड पर ना जा सके। तो तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं और लगातार प्रशासन मॉनिटरिंग कर रहा है क्योंकि ऐसी जो जगहें हैं यहां पर फिलहाल जो आम लोग हैं उनकी आवाजाही पूरी तरह से बंद है क्योंकि खतरा यहां पर बहुत ज्यादा है। अभी जिस तरह से यमुना का ट्रेंड नजर आ रहा है, जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, तो ऐसे में लगातार खतरा बना हुआ है और वासुदेव घाट जैसे जो निचले इलाके हैं वहां इसी तरह से पानी भरा हुआ है, चाहे यमुना बाजार का इलाका हो या फिर वासुदेव घाट हो या मोनेस्ट्री की बात करें या उससे आगे के इलाके हो, तमाम जगहों पर इसी तरह से पानी यमुना का आ चुका है। साल 2023 में हमने देखा था कि जब 208.66 मीटर जो कि दिल्ली का हाईएस्ट था तो किस तरह की स्थिति बनी थी। तब रिंग रोड को क्रॉस कर लिया था पानी ने और जो रिहायशी इलाके हैं वहां तक पानी पहुंच गया था। अभी भी जो यमुना है वो खतरे के निशान 205.33 मीटर से करीब 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है, पानी कितना ज्यादा है और कितना ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। तो ऐसे में जो निचले इलाकों में लोग करीब 14 से 15 हजार लोग रहते हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है और प्रशासन पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहा है। तो यमुना से सटे निचले इलाकों में किस तरह से स्थिति बन गई है इसका पूरा जायजा बता रहे थे जावेद। और वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है और साथ ही तैयारी पूरी की जा चुकी है। उन्होंने ये भी दावा किया कि दिल्ली में फिलहाल बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं है और हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। बाढ़ एवं सिंचाई मंत्री परवेश वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, दिल्ली में फिलहाल बाढ़ की क्या स्थिति बनी हुई है? क्या ये कहना होगा कि दिल्ली में बाढ़ आ रही है या केवल फ्लड प्लेन तक ही रह जाएगी? दिल्ली में बिल्कुल बाढ़ नहीं आएगी। दिल्ली में कोई बाढ़ की स्थिति ऐसी नहीं है और ना ही बाढ़ आएगी। सारी स्थिति बिल्कुल हमारे नियंत्रण में है और सारे अधिकारी यहाँ पे 24 घंटे अपनी निगरानी में हैं। हमारे डीएम, सारा पूरा दिल्ली सरकार का प्रशासन पूरा एक सारी बातों पर अपनी नज़र है। तो बिल्कुल किसी को लोग घबराने की प्रभावित होंगे जो निचले इलाकों में है और सरकार की उनके लिए क्या तैयारियां हैं? पूरी तैयारियां हैं। हमने स्कूलों में और हमने टेंट लगाए हैं। वहाँ पर हमारी पूरी उनके खाने की, शौचालय की, दवाई की, हर चीज़ की उनकी व्यवस्था है। तो जितने लोग भी यहाँ पे यमुना के ऊपर में रहते थे झुग्गियाँ डालकर, उन सबको हटाया गया है और एकदम सारे सुरक्षित हैं। तो दिल्ली के बाद अब चलते हैं पंजाब, जहां बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंजाब के सभी जिलों में बाढ़ से हालात खराब है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने पूरे राज्य को आपदा प्रभावित घोषित कर दिया है। खेतों से लेकर सड़कों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। गुरदासपुर में हालात का जायजा लिया संवाददाता सपना शुक्ला ने। यहाँ से देखिए इतना पानी यहाँ तक दिखाई दे रहा है, काफी ज्यादा पानी है, यहाँ तक पानी आ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खेत डूबने शुरू हो गए। पूरा वो खेत डूबा हुआ है, वो हिस्सा डूबा हुआ है, यहाँ पर भी यहाँ तक पानी है। यहाँ दिखाइए विपिन जरा, देखिए ऐसा लग रहा है जैसे ये नदी है। ये देखिए इस पेड़ को देखिए, पूरा डूब चुका है। हालात ठीक नहीं है पंजाब के भीतर। और मैं गुरदासपुर में हूँ, करतारपुर कॉरिडोर के पास में। हालात यहाँ बिल्कुल अभी ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं और ये सबसे नजदीकी वाला इलाका है। सबसे वर्स्टली अगर कुछ इफेक्ट हुआ है तो वो यही इलाका है। यहाँ लोग अपने घरों में पूरी तरीके से कैद हैं।
चलिए पंजाब के बाद बात करते हैं हिमाचल की, जहां सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत अब पूरे हिमाचल को ही आपदाग्रस्त घोषित कर दिया है। मंडी से लेकर मनाली, शिमला से लेकर कुल्लू तक पूरा प्रदेश हर तरफ से कुदरत की मार झेल रहा है। मंडी के जोगेंद्र नगर के कुडनी गांव में पहाड़ धड़कने से 10 मकानों को नुकसान पहुंचा और 6 से ज्यादा घर गिरने की कगार पर पहुंच गए हैं। प्रशासन ने गांव खाली कराते हुए 24 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। प्रदेश में 1300 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। पिछले 24 घंटे में 11 लोगों की मकान गिरने और लैंडस्लाइड में मौत की भी खबर है। आपको बता दें, आज सुबह कुल्लू में लैंडस्लाइड में 2 लोगों की मौत हो गई। कल शाम मंडी में सुंदरनगर में 2 घरों पर लैंडस्लाइड हुई थी। हादसे में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। मलबे से 4 शव आज निकाले गए हैं। राज्य के 7 जिलों में स्कूल कॉलेजेस को बंद रखा गया है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहे, CNBC आवाज से जुड़े रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।